वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे यूके और तुर्की का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी आज़ाद तजारत का मुआहदा। यूके और तुर्की का ट्रेड वॉल्यूम क्या है और इसका क्या फ़ायदा होगा। अमेज़ॉन और ई कॉमर्स पर काम करने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी क्यों है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें यूके और तुर्की का जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसके बारे में डिटेल से बताएं। जी कलीमुल्ला, टॉपिक बहुत अच्छा है आज। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखें, सबसे पहले तो आप ये बात ज़हन में रखें कि टर्की जो है वो यूरोप के साथ कस्टम यूनियन में है। कस्टम यूनियन से मुराद ये होता है कि यूरोप और टर्की की एक ही कस्टम टेरिटरी है, यानी कस्टम का इलाका है। कोई भी चीज़ अगर हम यूरोप के किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं टर्की से, तो उसके ऊपर ज़ीरो कस्टम ड्यूटी होगी। ठीक हो गया। यानी कि टर्की का कोई भी शहर है, बुरसा है, इस्तांबुल है, मर्सिन है, कहीं से भी आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करके जर्मनी बर्लिन में या इसी तरह पेरिस में या किसी भी शहर में भेजते हैं तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई कस्टम ड्यूटी लागू नहीं होगी। ये जो चीज़ है, इस चीज़ ने टर्की की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप दिया है दो तरह से। पहली ये कि बहुत सी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है यूरोप से वो शिफ्ट हुई है टर्की में, क्योंकि टर्की में लैंड भी सस्ती है और उसके साथ साथ लेबर भी सस्ती है। लेबर सस्ती होने की वजह से मसलन पूरे यूरोप में कम से कम जो लेबर है 1000 यूरो से लेकर 1500 2000 यूरो तक है। तो टर्की में ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 यूरो से 400 यूरो में आसानी से वर्कर मिल जाता है। अब 1500 यूरो और 300 यूरो का फ़र्क आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई यूरोप से टर्की में और टर्की एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। अब अगर हम आगे चले जाते हैं तो ये यहाँ से टर्की से जब आप चीज़ें लेके जाते हैं बाय रोड, आप जिसे कहते हैं कार्गो ट्रेन्स जाती हैं यूके इस्तांबुल से जाती हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस और डेनमार्क और स्वीडन, यानी पूरे यूरोप में हर जगह पर 3 से 4 दिन में, मैक्सिमम 3 डेज में पूरे यूरोप में शिपमेंट पहुंच जाती है टर्की से। तो ये दो फैक्टर्स जो थे, जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा करीब होना और यहाँ से एक्सपोर्ट बड़ी आसानी से हो जाना और साथ ही साथ लेबर सस्ती होना, इसने जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। जब यूके निकला है यूरोप से, ब्रेग्जिट हुआ है, तो ये ब्रेग्जिट के बाद यूके क्योंकि इस कस्टम यूनियन से बाहर निकल गया, तो यूके के साथ टर्की की तकरीबन 19 अरब डॉलर यानी 19 बिलियन, जिसे अगर हम मोर स्पेसिफिक करें तो 18.6 बिलियन की ट्रेड सालाना होती है। यानी कि सालाना 18.6 अरब डॉलर की ट्रेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये जो है इसको कंटिन्यू रखने के लिए यूके ने दुनिया के जैसे मुख्तलिफ ममालिक से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, इसी तरह से पांचवा एग्रीमेंट जो है उसने टर्की के साथ किया है। इससे पहले इसी तरह का एग्रीमेंट वो जापान के साथ कर चुके हैं, कनाडा के साथ कर चुके हैं, स्विट्ज़रलैंड के साथ कर चुके हैं और नॉर्वे के साथ कर चुके हैं। पांचवा एग्रीमेंट उन्होंने टर्की के साथ किया है। अब आपको पता है कि टर्की से जितनी भी ट्रेड होगी यूके के साथ वो फ्री ट्रेड होगी, और आप टर्की की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, होम अप्लाइंसेस आ जाते हैं, कारपेट्स आ जाते हैं, मेडिसन है, व्हीकल्स हैं, यानी कोई भी चीज़ जो है आप यूके में उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे और वहाँ पर सेल कर सकेंगे। तो इसका जो भी लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे और या ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं अमेज़ोन पर या दूसरी ई कॉमर्स साइट्स पर, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद ये पॉलिसी जो थी इसका वो क्लियर नहीं था कि क्या होगा। लेकिन ये आज़ाद तजारत का मुआहदा होने के बाद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, ये उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है, अच्छी खबर है। जो ऑलरेडी बिजनेसेस रन कर रहे हैं, अमेज़ोन पर हैं, ई कॉमर्स पर हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से मुंसलिक हैं और वो टर्की से चीज़ें लेकर यूरोप और यूके में सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी भाई देख रहे हैं, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा
कि बहुत से लोग जो बिजनेसमैन हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान से चीज़ें टर्की में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी आपसे कहूँगा कि आप अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो आप ये काम करें कि पाकिस्तान से टर्की एक्सपोर्ट करें, दूसरा आप ये काम करें कि टर्की से ही चीज़ें लेकर यूरोप और यूके में भी एक्सपोर्ट करें और वहाँ पर सेल्स करें। और जो हमारे भाई यूरोप में और यूके में रहते हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पाकिस्तान के साथ साथ बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो टर्की से परचेज़ करके यूरोप में बेचें। पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट आपके पास आती है 40 दिनों में, 45 दिनों में, और उसका जो कार्गो और कस्टम वगैरह के इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप यूके और यूरोप में रहते हैं तो आप टर्की से अगर कोई चीज़, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, होम अप्लाइंसेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कारपेट्स आ जाते हैं, या कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो आप टर्की से परचेज़ करके अगर सेल करते हैं यूरोप में या यूके में, तो ये आप समझ लें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होगा, और 3 से 4 दिन में शिपमेंट भी आपको मिल जाएगी और कंटिन्यू ये साइकिल बड़ी तेज़ी से रिपीट होगा। तो जो लोग जॉब भी करते हैं या कोई छोटा मोटा किसी तरह का बिजनेस करते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें और टर्की से कुछ चीज़ें लेकर आप उसको यूरोप में, यानी जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, पुर्तगाल है, यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी भाई रहते हैं, आप लोग स्पेन में, इटली में, और इसके साथ साथ जर्मनी में और फ्रांस में और दूसरे शहरों में और यूके में आप टर्की से बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करके आगे होलसेल भी कर सकते हैं और रिटेल भी कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका एक बिज़नेस जो है वो एक रनिंग पोजीशन में आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता रहेगा और इंशाल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा होगा। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, जैसा कि आप जानते हैं हमारे बहुत से भाई अमेज़ोन पे भी काम कर रहे हैं। अगर वो तुर्की में रहते हुए पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो क्या वो उसे अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं और साथ ही साथ यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में भी भेज सकते हैं? जी कलीमुल्लाह, जैसा कि अमेज़ोन टर्की में भी है, जी यूरोप सर। में भी है और यूके में भी है। तो अगर तो आप ऑलरेडी टर्की में रह रहे हैं तो आप टर्की से बहुत सी चीज़ें लेकर अमेज़ोन पर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। सही हो गया सर। उसके साथ साथ आप यूरोप में भी कर सकते हैं और यूके में भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो चीज़ें आपको टर्की से सपोज करें महंगी मिल रही हैं, आप उनके सैंपल पाकिस्तान भिजवा कर उन्हीं उसी तरह की चीज़ें पाकिस्तान से तैयार करवा कर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप इंपोर्ट करेंगे टर्की में तो उसके ऊपर कस्टम लगेगा। जी सर। और टर्की में थोड़ा कस्टम ज़्यादा है। जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स टर्की में बन रही हैं उनका तकरीबन 30% तक, 30 से 40% तक कस्टम हो जाता है। लेकिन अगर आप जब कॉस्टिंग करते हैं तो अगर आपको समझ आती है कि ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पहुँच कर कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद भी मुझे टर्की से सस्ती मिल रही है, सपोज कर लें कि एक प्रोडक्ट है $10 की, जी सर। तो टर्की में आपको $10 की मिल रही है। जब आप पाकिस्तान से वो मैन्युफैक्चर करवा कर यहाँ मंगवाते हैं तो सारा कार्गो हर चीज़ हैंडलिंग के बाद आपको वो $6 या $7 की पड़ती है। जी तो सर। कम से कम $3 का आपका फ़ायदा हो रहा है। तो आप डेफिनेटली ये करें। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट आप टर्की से लेकर पाकिस्तान भेजें और उसी जैसा सैंपल तैयार करवाएं, वही क्वालिटी, वही डिज़ाइन, वही चीज़, क्योंकि वही चीज़ ऑलरेडी मार्केट में चल रही है और लोग यूज़ टू हैं उसको ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर हमारे बहुत से भाई ये गलती करते हैं कि वो जो चीज़ पाकिस्तान के हिसाब से बनी होती है तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे टर्किश लोग उसको बाय नहीं करते। जी सर। तो हर चीज़ जो होती है, हर मुल्क का कल्चर और होता है। मतलब जीन्स की पैंटें पूरी दुनिया में पहनी जाती हैं, लेकिन उसकी कलर की क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी, स्ट्रेचेबल, नॉन स्ट्रेचेबल, स्टिचिंग क्वालिटी, ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं। अब जीन्स एक फैक्टर नहीं है। जीन्स बजाते खुद 10 किस्म की जीन्स हैं। स्ट्रेचेबल, नॉन स्ट्रेचेबल है, फिर उसमें फैब्रिक क्वालिटी आ जाती है, उसमें फिर डाइंग क्वालिटी आ जाती है, उसमें फिर आगे स्टिचिंग क्वालिटी आ जाती है। जी सर, तो बिल्कुल। आप हर मुल्क के जो लोग होते हैं उनका एक सीजनल फैक्टर भी होता है, कल्चरल फैक्टर भी होता है। तो जिस तरह की जीन्स टर्की में चलती है आप उसी तरह की पाकिस्तान से बनवा कर वो आप यहाँ पर मंगवा लें तो वो आपकी सेल हो जाएगी। या जो प्रोडक्ट मसलन यहाँ पर सेल आप करना चाहते हैं उसी का सैंपल भेजकर उसी की कॉपी तैयार करवाएं, सही हो गया सर। तो आप कामयाब होंगे।
ये नहीं है कि आप वहाँ से उठा के ले आएं और यहाँ पे आप सेल करना शुरू कर दें। इसमें ये होगा कि आपका 5 या 10% तो सेल हो जाएगा, 90% जो सेल नहीं होगा वो आपको लॉस में ले जाएगा। तो बहुत से बिजनेसमैन इस तरह से अपना नुकसान करते हैं कि वो पाकिस्तान से चीज़ें उठा के ले आते हैं आज़रबाईजान या टर्की, तो बाद में वो कुछ चीज़ें तो सेल हो जाती हैं, मसलन 10-20%, तो बाद में जो 80% चीज़ें बचती हैं उसमें कार्गो भी पड़ी होती है, कस्टम भी होता है और उन चीज़ों की अपनी कॉस्ट भी होती है। वो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। तो वो फिर आप जैसे भी चाहें, चाहे आप मुफ्त में भी देना चाहें, तो एक एक चीज़ लोगों को सूट ही नहीं कर रही तो वो क्यों लेंगे। तो इसलिए बीइंग अ बिजनेस मैन आपको ये सोचना होता है कि आप जिस मार्केट में उस चीज़ को सेल करना चाहते हैं उस मार्केट में उन लोगों का पसंद नापसंद क्या है, वहाँ का सीजनल फैक्टर क्या है, वहाँ पर फैब्रिक की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, चीज़ों की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कल्चरल फैक्टर्स कौन से हैं ये, और उनकी पसंद नापसंद कौन सी उन लोगों की। तो उसके बाद आप उस चीज़ को लेते हैं। लेकिन सबसे जो बेटर स्टेप होता है वो ये होता है कि आप वहाँ जाते हैं, जो भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं वहाँ पर जो ऑलरेडी अच्छी सेल हो रही है उसी चीज़ को उठाएं और उसका सैंपल जहाँ से आप मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं वहाँ पर भेजें, और वो सैंपल तैयार करवा के उसकी कुछ कॉपीज़ आप सेल करें मंगवा के। अगर समझ आती है कि अच्छी चल रही है तो फिर उसके बाद आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनवाएं। तो इस तरह से आगे स्टेप बाय स्टेप चलना जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है। पहले ही स्टेप में अपनी पूरी एनर्जी लगा देना ये बेवकूफ़ों का काम होता है और इससे बंदा नुकसान उठाता है। आप जैसे मतलब जैसे मैं ट्रायल एंड टेस्ट की बात करूँगा, अगर सिंपल से लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो अगर आप सर्दी में गर्म पानी से नहाना चाहते हैं तो आप गर्म पानी में पहले अपना हाथ डालते हैं और चेक करते हैं कि ये कितना गर्म है। कोई बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो पकड़े उसको गर्म पानी को और वैसे ही अपने ऊपर डाल ले। जो ऐसा करेगा उसका पूरा बदन जल सकता है, पूरा जिस्म जल सकता है। तो पहले आप उसको हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, और आपको अंदाज़ा होता है कि ये इतना गर्म है कि मेरी बॉडी इसको बर्दाश्त कर सकती है, तो फिर आप उससे नहाना शुरू करते हैं। तो इसको हम लिटमस टेस्ट भी कहते हैं, ट्रायल एंड टेस्ट भी कहते हैं, या फिर थोड़ी सी एनर्जी लगाकर इसको चेक करते हैं। तो आपने मार्केट में जब भी जाना होता है, कोई भी बिजनेस करना होता है, तो उसको स्मॉल लेवल पर, आपकी कैपेसिटी 100 है तो आप 10% से वो काम करते हैं, 90% पीछे बैकअप रखते हैं और उस पर ट्रायल एंड टेस्ट करते हुए आप देखते हैं कि ये कैसे सक्सेसफुल होगा। फिर जब आप वो कामयाबी से चलना शुरू हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें एनर्जी बढ़ाते जाते हैं, एफर्ट बढ़ाते जाते हैं, और एक वक्त आता है कि आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जो हमारे भाई यूके में हैं, यूरोप में हैं या टर्की में हैं, या जो मिडल ईस्ट में रहते हैं वो शिफ्ट होना चाहते हैं, या पाकिस्तान से लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर रखते हुए वो टर्की में, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान से इंपोर्ट करें, इंडिया से करें या दूसरे ममालिक से करें। टर्की बजाते खुद एक दुनिया का चाइना के बाद दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। आपको हो सकता है ना पता हो, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा कहा है कि आप हमारे चैनल पर जब जाते हैं तो चैनल के नेम पर जब आप क्लिक करेंगे, अली अकबर रियल मेंटर, जब नेम पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आगे लिस्टें शुरू होती हैं। तो आप आगे चले जाएं, ये जो प्ले लिस्ट है उसमें, तो ये चैनल की लिस्टें हैं, प्ले लिस्टों में आप जाएं तो उसमें टर्किश सीरीज़ है, फिर आज़रबाईजान सीरीज़ है, पाकिस्तान सीरीज़ है। तो आप टर्किश सीरीज़ में जाकर जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं उनको देखें, आपको पता चले कि टर्की में एक्चुअली पोटेंशियल कितना है। हमने बहुत सी प्रोडक्ट्स पर तकरीबन 100 के करीब वीडियोस बनाई हुई हैं, और बहुत से भाई अभी भी मुझे मैसेज में लिख के कह रहे होते हैं कि आप अपना नंबर दें। तो मुझे हंसी इस बात पे आती है कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर नहीं ढूंढ सकता, जो चैनल के नाम पे क्लिक करके इंट्रो में हमारा नंबर दिया हुआ है वो नहीं ढूंढ सकता, वो कल को टर्की में आके क्या करेगा। मुझे इतना अफसोस होता है, मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता हूँ कि आप लोगों में रिसर्च का फैक्टर, यानी सब की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ कि उसमें रिसर्च का फैक्टर है ही नहीं, वो सोचते ही नहीं है। अब एक बंदा, आप मुझे ये बताएं मेरे भाई, अगर नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारा नंबर नहीं ढूंढ सकता, या चैनल की जो है अबाउट में जाकर या चैनल के इंट्रो में जाकर हमारा नंबर नहीं ढूंढ सकता, सिर्फ चैनल के नाम पे क्लिक करके,
तो वो बंदा टर्की में आके आगे उसके साथ क्या बनेगा, वो कामयाब कैसे होगा? वो अपना जहाँ पे उसको ज़बान नहीं आती, जहाँ उसके दोस्त भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, वो अकेला बंदा यहाँ पे आके क्या करेगा? वो तो नाकाम ही होगा। वो तो भड़के वो अपने आप को मुसीबत में डाल रहा है ऐसा बंदा। आपको पहले बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, अपने मुल्क में आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पर एक दूसरी बात मैं ऐड करूँगा, बहुत से भाई जो अपने मुल्कों में या दूसरे मुल्कों में जॉब कर रहे हैं और वो मुझे कहते हैं कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। मसलन मैं चावल का बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं गारमेंट्स का बिज़नेस करना चाहता हूँ। ओ भाई, आप हर बंदा ये अपने आप में समझ लेते हैं कि मेरे अंदर ये ऑटोमेटिकली बिल्ट इन सिस्टम है कि बिज़नेस मैं कर लूँगा। बिज़नेस सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने यहाँ से ख़रीद लिया और यहाँ पे बेच दिया। आप ये कहते हैं कि मैं चावल ख़रीद लूँगा पाकिस्तान से और तुर्की में बेच दूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा देखना होता है कि चावल की क्वालिटी जो है, राइस क्वालिटी, उसको मैंने कैसे मेंटेन रखना है, राइस की किस्में कौन सी हैं, क्वालिटी को मेंटेन कैसे किया जाता है, उसकी पैकिंग कैसे होगी, उसको मैं फिर आगे हैंडलिंग कैसे करूँगा। अब ये सारी चीज़ें होती हैं, एक पूरा सिस्टम है। एक पूरे सिस्टम में आप जो बंदा 10 या 15 साल से चावल का ऑलरेडी राइस का बिजनेस कर रहा है, जो एक्सपोर्ट के मैटर्स और एक्सपोर्ट क्वालिटी को समझता है, वही बंदा कर सकता है। और फिर इसका जो बाद में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप पहले सीखने की कोशिश करें। आप ये नहीं होता कि एक बंदा उठ के कह दे मेरे पास $20,000 है या $30,000 है और मैं चावल का बिजनेस करना चाहता हूँ। ओ भाई, आपके पास पैसे हैं, पैसों से बिजनेस नहीं होता, सिर्फ पैसे से बिजनेस नहीं होता। और जो लोग सिर्फ पैसे से बिजनेस करने के चक्कर में हैं, उन्हीं का तो नुकसान होता है, वही लोग तो नुकसान उठाते हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझते? आप समझने की कोशिश करें कि कोई भी आप जब बिजनेस करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी बात है बिजनेस करें और ये करना भी चाहिए, लेकिन उसको सीखें भी तो, सीखना भी तो चाहिए। आप जो बंदा ऑलरेडी कर रहा है बिजनेस, उसके साथ अटैच हूँ, और जो आपको चावल या राइस या कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के साइकिल को समझें, उसकी लाइफ लाइफ साइकिल को समझें, उसके सारे प्रोसेसिंग को समझें, उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी को समझें, लोकल क्वालिटी को समझें, उसकी हैंडलिंग को समझें, उसकी स्टोरेज को समझें, उसकी पैकिंग को समझें, और देखें कि एक्सपोर्ट क्वालिटी मेंटेन कैसे की जाती है, और फिर एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स क्या हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ में इसकी डिमांड है, मार्केट्स कौन सी हैं। ये एक पूरी स्टडी है, ये पूरा एक माइंड सेट है, और ये एक सारी चीज़ें हैं। जब आपको इन सारी चीज़ों का पता होगा तो आप बिजनेस करेंगे, तो आप कामयाब होंगे। अगर आप ये कहते हैं मेरे पास 1 करोड़ है, 50 लाख है, 20 लाख है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं आपको क्या कहूँ मेरे भाई, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास माइंड सेट नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एक टीम नहीं है, जिसने टीम ने पीछे से आपको वो सारा बैकअप देना है, करना है। तो इसलिए एक सारा सिस्टम है, इस सारे सिस्टम को मिलके कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको नहीं पता, तो मैं कुछ हद तक आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन उस्ताद जो होता है वो आपको दौड़ना बता सकता है, सिखा सकता है, लेकिन आपकी जगह दौड़ नहीं सकता। आपको पढ़ा सकता है, लेकिन आपकी जगह एग्ज़ाम में बैठकर वो पेपर नहीं दे सकता। इस तरह से मैं जो हूँ, आपका एक उस्ताद समझ लें, एक दोस्त समझ लें, भाई समझ लें, आपको गाइड कर सकता हूँ, जो मुझे पता है आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में एक्चुअली प्रैक्टिकली काम तो आप ही ने करना है। और जो ज़िंदगी में बिज़नेस के लिए जो जंग है, या जो मामलात हैं, जो हैंडलिंग है, जो सिस्टम है, इन सारे को आप ही ने करना है। अगर आप जॉब करते हैं तो आज से रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटे निकाल के आप बिज़नेस जिस फील्ड में करना चाहते हैं उसको सीखना शुरू करें। उस चीज़ का जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनसे राब्ता करें, अपनों से, परायों से, लोगों से, फेसबुक पे, यूट्यूब पे रिसर्च करें, गूगल पे रिसर्च करें। मैं भी जो आपसे हेल्प करूंगा आपको बताऊंगा। आप बहुत से लोग तो, हमारे चैनल के ऊपर तकरीबन 450 वीडियो है, और मैंने पाकिस्तान सीरीज़ पर तकरीबन 100 के करीब वीडियो बनाई है। पाकिस्तान में जो जो रिसोर्सेज हैं, जो जो चीज़ें हैं, सब पे वीडियो बनाई है। कोई बंदा उन सारी वीडियोस को अगर देख लेगा तो उसके बाद बहुत ज़्यादा, हमारा जो 18 साल का तजुर्बा है हमने शेयर किया आप लोगों के साथ।
बंदे एक वीडियो के बाद मुझसे कॉल करके बात करना शुरू कर देते हैं, या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो कहते हैं आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। भाई, हम कर सकते हैं ना, वो हमने कर दिया। हम ये वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दी, आधे घंटे की, 1 घंटे की। आप तो इतना गवारा नहीं करते कि आप दूसरी वीडियोस देख लें। 450 वीडियोस हैं, आपको सवालों के जवाब उन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी में होते हैं कि एक वीडियो देखी, नीचे नंबर देखा, व्हाट्सएप पे कॉल किया कि भाई आप मेरा ये मसला है, हल हो जाए। यानी कि हर बंदे को सिर्फ जल्दबाजी है, ना ही वो सीखना चाहता है। वो सिर्फ एक दिन में, एक रात में कामयाब होना चाहता है। ऐसा नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि एक दिन में, एक एक रात में कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और ना ही कामयाबी इस तरह से मिलती है। कामयाबी एड़ियाँ रगड़ कर, मेहनत करके, और बहुत ज़्यादा कह लें कि ऑनेस्टी के साथ, मतलब 3-4 चीज़ें बहुत हैं। फोकस है, डिसिप्लिन है, हार्डवर्क है, ऑनेस्टी है, टीम वर्क है। ये सारी चीज़ों को हम मिला लें तो फिर बाद में जाकर कामयाबी मिलती है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि हमारे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये अच्छे मुलाजम बनाने के लिए बनाया गया है, अच्छे बिजनेसमैनों के लिए नहीं। यहाँ से आपको बहुत अच्छे बिजनेस मैनेजर्स मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छे टॉप के वर्कर्स मिल जाएंगे, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स मिल जाएंगे, दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स मिल जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो यहाँ पे आपको टीम वर्क में काम करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। हर बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के वही बैठ के चलना चाहता है। हर बंदा परचून की दुकान खोल के बैठना चाहता है, हलवाई की दुकान खोल के बैठना चाहता है, सब्जी फ्रूट लगाना चाहता है। कोई भी बंदा टीम वर्क में नहीं चलना चाहता। कोई भी बंदा आगे मिलकर आपस में कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करते। दुनिया के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट में ये देख लें, कंपनीज आपस में मिलकर, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मिलकर मल्टी नेशनल लेवल के बड़े प्रोजेक्ट में, मसलन 10% शेयर है कंपनी का, दूसरी कंपनी का 15 है, तीसरी का 20 है, चौथी का 15, इस तरह से मिला के 7-8 कंपनीज मिलकर एक जॉइंट वेंचर करते हैं। पहले तो लोगों का जॉइंट वेंचर होता है, फिर कंपनीज का जॉइंट वेंचर होता है, तो फिर जाके वो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। बड़े काम के लिए बड़ा दिल और बड़ा हौसला चाहिए। हम लोगों में इस चीज़ की बहुत कमी है। हम में तो जिस बंदे को पता है वो दूसरे से बात ही नहीं शेयर करता। जो बंदा कामयाब हो जाता है वो अपनी कामयाबी का गुर किसी को बताता ही नहीं है कि मेरा कंपटीटर ना पैदा हो जाए। वो उस गुर को अपने साथ कब्र में ले जाएगा, लेकिन उस गुर को नहीं बताएगा कि अगला बंदा इससे फ़ायदा ना उठा ले। हमारी ये सोच है। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक एक अच्छी कौम बन के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे ये उम्मीद है, मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया है, मैंने ये कोशिश की है। आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का इतना प्यार मुझे मजबूर करता है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। मैंने बहुत दफ़ा सोचा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, छोड़ो, फजूल काम है, ये वीडियोस बनाना, ये यूट्यूब पे अपलोड करना, टाइम वेस्टेज है, छोड़ो इसको। लेकिन फिर जब आपका मैसेज आता है, कमेंट पढ़ता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार चले, ये एक छोटा सा अच्छा काम अगर कर रहा हूँ तो इतने बुरे काम किए हैं, तो इनमें से अगर ये एक अच्छा काम है तो इसको कंटिन्यू रखो। अपने काम की ज़कात देते रहो, अपने काम का, चले ठीक है, ये लोगों की भलाई अगर इससे होती है तो करो। आप लोगों का प्यार और दुआएं मुझे ये काम जारी रखने पे मजबूर करता है। आप लोग, जो लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कोई अच्छी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप लोग शेयर करें। आप लोग अगर खुद से नहीं शेयर कर सकते तो हमारी टीम ज्वाइन करें। और हमारी टीम में, हमारे ग्रुप्स में, फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पर आप अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों का फ़ायदा हो। हमने रियल मेंटर टीम के नाम से ग्रुप बनाया, आप उसको ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारे ग्रुप्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करें। जब तक हम अपने दिल को बड़ा करके, खुला करके दूसरे लोगों के लिए भलाई का नहीं सोचेंगे, तो डेफिनेटली हमारी खुद की भी भलाई नहीं होगी। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और पैसा जितना आप दोगे अल्लाह के रास्ते पर उतना वो ज़्यादा बढ़ेगा। इसी तरह से आज अगर आप किसी के साथ भलाई कर दोगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में कोई दूसरा आपके साथ भी भलाई कर देगा।
अगर वो इंसान नहीं करता तो अल्लाह ताला किसी और के दिमाग में डाल देता है, वो आपसे भलाई कर देता है। ओवरऑल यही कहूँगा कि इंशाल्लाह अगर आप अच्छे की सोच रखते हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बड़ी कीमती मालूमात से आगाह किया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर इस टॉपिक के बारे में आपका कोई सवाल है या आप अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।